कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अर्धांग अभी भी गौरांगी को घूर रहा था जब डॉक्टर उसके घाव पर ड्रेसिंग कर रहे थे। अनिमेश और आशीष दोनों वहीं खड़े थे। घर में शादी का माहौल था, इसलिए अर्धांग ने उन दोनों को किसी से कुछ ना कहने के लिए मना लिया था। पर आज गौरांगी भी पूरे मूड में थी। क्या मजाल अर्धांग की घूरती हुई आंखों का उस पर कोई असर हुआ हो। अर्धांग, तुम आराम करो, अब वैसे भी रात हो चुकी है, सुबह वैसे भी भागदौड़ शुरू हो जाएगी। अनिमेश फिक्र से बोला। तो आशीष ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। डॉक्टर ने कुछ दवाई भी दी जो आशीष तुरंत गांव के मेडिकल से लेने चला गया। उसके जाने के बाद गौरांगी तुरंत नीचे गई और वापस आई तो खाने के साथ आई। मुंह खोलो, नहीं खाना मुझे, वो उसकी बेरुखी से तड़प कर बोला। मेरी कसम, मुंह खोलो, वो भी बिना बोले। उसने अपना बाढ़ छोड़ा जो कभी भी खाली नहीं जाता। अर्धांग ने जलती हुई नजरों से उसे देखा और बिना एक शब्द बोले पूरा खाना खा लिया जो वो उसे खिला रही थी। आशीष आकर तब तक दवाई दे गया जो गौरांगी ने उसे खिला दी। खा लिया खाना और दवाई भी बिना बोले, बस यहीं तक की कसम थी तुम्हारी, और अब कसम देना भी मत। वो धमकी देता हुआ उसकी कलाई पकड़कर बोला, क्योंकि गौरांगी उसके पास से उठ रही थी। अब आराम करो, वो बिना उसकी तरफ देखे बोली। इधर देख कर बात करो, तुम नजरें फेरोगी मुझसे। अर्धांग उसकी कमर पर हाथ डाल खुद की तरफ झटके से खींच कर बोला। उसकी बेरुखी अर्धांग के सीने में आग लगा चुकी थी। गौरांगी के मेहंदी से महकते हाथ उसके कंधे पर रुक गए थे जो वो उसकी चोट देख धुलाई थी। पर फिर भी रंग ऐसा चढ़ा था जैसे मेहंदी उसके हाथों के लिए ही बनाई गई हो। आराम से नहीं कर सकते, अभी चोट दुख जाएगी, वो उसकी जिद देख बेबसी से बोली। कुछ ख्याल नहीं रहता था उसे उसकी करीबी के अलावा। नहीं रहता और नहीं रखूंगा, कहा ना, धोखे से लग गया था। तुम जानती हो ना, तुम्हारे लिए मैं खुद का ख्याल रखता हूँ, उसमें कोई लापरवाही नहीं होती मुझसे। क्यों नहीं समझती, चोट से ज़्यादा तकलीफ मुझे तुम्हारी दूरी से होती है जो तुम इस वक्त मुझसे बना रही हो। वो गुस्से से बोला। पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसकी आंखें दहक उठी। पर फिर भी लगी ना तुम्हें चोट, मुझे तकलीफ नहीं होती क्या। वो उसकी जिद देख एकदम से रो पड़ी तो अर्धांग एकदम से पिघल गया। मैं कह रहा हूं ना, धोखे से हो गया बाबू, मार लो मुझे पर बात करो ना मुझसे। नहीं करूंगी, जाओ। वो रूठी हुई अपने आंसुओं को गालों तक बिना रोके बहाकर बोली। रोना बंद करो। नहीं करूंगी। अर्धांग तिलमिला उठा। मैं अभी के अभी ड्रेसिंग उखाड़ के फेंक दूंगा और दवाई जो बची है वो भी नहीं खाऊंगा। पहले तकलीफ दो, फिर रोने भी ना दो, गुस्सा करूं वो भी ना करने दो, क्योंकि उसका तो ठेका तुमने ले रखा है। और इस हालत में भी तुम्हें रोमांस की पड़ी है, वो भी कहाँ आज कम थी, चिल्ला कर बोली। तो करूंगा मैं रोमांस, मैं नहीं रहता अपनी बीबी से दूर, थोड़ी सी चोट ही तो लगी है, मर नहीं गया हूं मैं। वो एकदम से तैस में आकर बोला तो इस बार रिएक्शन ये था कि गौरांगी सीधा वहां से निकली और उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। गौरांगी, वो पीछे से गया। तब तक वो सीढ़ियां पार कर अनुप्रिया के रूम में एंटर कर चुकी थी। इसके लिए कितनी फुर्ती है, वो बालों को पीछे बेदर्दी से करके बोला। फिर अपने कहे गए शब्दों को याद आते ही उसने आंखें बंद कर ली। वो वाकई गलत बोल गया, ये बात गौरांगी को बहुत बुरी लगी होगी। कुछ देर वो वैसे ही खड़ा रहा। वो रूम में गया और शर्ट डालकर उसके बटन बंद करके अनुप्रिया के रूम की तरफ आ गया। उसने सोचा सिर्फ अनु या नेहा होगी तो वो उठा लाएगा उसे, पर वहाँ तो पूरा जमावड़ा था। अनुप्रिया का सामान पैक किया जा रहा था तो कुलवंती, चाची अम्मा, सरोजनी, नेहा, राधिका, सोना और बाकी औरतें भी सामान रखवा रही थी। कहा हुआ लल्ला, कुछ चाहिए? चाची अम्मा उसे यूं देख बोली। चाय पीनी थी मुझे। वो गौरांगी के चेहरे पर नज़र जमा कर बोला, जो बक्से में रखने वाली साड़ियों के मैचिंग ब्लाउज उनमें रख रही थी ताकि वो एक जगह ही रहे। नेहा, जाओ अपने भाई को चाय दे दो, खाना मैंने उन्हें दे दिया है, ये काम मैं देख लूँगी। गौरांगी बोली तो नेहा उठी। अर्धांग का मन किया कि एक झटकी में वो उसे यहाँ से ले जाए। वो गुस्से में शर्म भूल भी जाता, पर अब अगर जख्म में हल्का सा खून आया तो गौरांगी को मनाना उससे बहुत मुश्किल होने वाला था। रहने दो, ये सब कर लो, बाद में दे देना, अर्धांग बोला और तुरंत बाहर आ गया।
जहाँ पहले से ही अनिमेष और आशीष खड़े थे। क्या हुआ, आराम नहीं किया? अनिमेष, जो गौरांगी का उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करना देख चुका था, मुस्कुराकर बोला। भाई अभी नहीं, बोल वो आगे बढ़ा। ओए चल ना, पैक बनाता हूँ तेरे लिए, कितने दिन हो गए तेरे साथ बैठकर पिए हुए। पापा और चाचू भी हैं महफिल में, और ये हमारा कम उम्र का चाचू ये भी। वो आशीष की तरफ इशारे से बोला। क्या भाई? आशीष अर्धांग को देख कुछ झेप कर बोला। उसे अनिमेष से तो नहीं, पर अर्धांग से हमेशा सा एक डर रहता था, भले ही उसका रिश्ता बड़ा हो। पैग मैं बनाऊंगा, आपको सही नहीं आता, अर्धांग बोला तो अनिमेष खुशी से उसके पीछे हो लिया। तुमने कब से शुरू की? वो आशीष की तरफ देखकर बोला तो आशीष सकपका गया। भाई मैं 20 साल का हूँ अब। हाँ तो पहले पढ़ाई पूरी कर लेते, तभी पीना शुरू करते। भाई कभी कभी करता हूँ, वो मिनमिना कर बोला और अनिमेष की तरफ देखा। यार छोड़ना, शरीफ छोटा चाचा है अपना, कभी कभी पीता है, और शादी के बाद वैसे भी बीबियाँ पीने नहीं देती, अभी तो कभी कभी चलता है। वैसे तू अपनी सोच, कहीं ये पार्टी तेरी बीबी को और काली माता ना बना दे। मेरी तो आकर सो जाएगी थक के, पर तेरी वाली अलग है, उससे तो आज निपट ही लूंगा। हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? वो खुद से ही बोला और बैठक की तरफ बढ़ गया, जहाँ इस वक्त कई महंगी शराब रखी हुई थी। संग्राम और विक्रम और अभय भी वहीं थे, उनके आते ही उठे। हम लोग जा रहे हैं सोने, कल जल्दी उठना है भाई, अब तुम लोग देखो, और टाइम से आराम भी करना, कल बहुत काम है, अभय बोले और फिर आगे बढ़ गए। बैठक की पूरी एक दीवार, जिसमें लगी हुई एक पूरे शीशे की अलमारी में रखी हुई महंगी शराब, एक बार का लुक दे रही थी। सामने पड़ी कुर्सियों पर अर्धांग और वो दोनों बैठ गए। इधर औरतों का काम खत्म होते ही सबको आराम करने की ताकीद चाची अम्मा ने दी। भाभी आप बैठक की तरफ क्यों जा रही हैं? सोना को उस तरफ जाते देख गौरांगी ना जाने क्यों पूछ बैठी। तुम्हें नहीं पता, अनिमेष और बाकी सब वही होंगे। यहाँ की खासियत है, फंक्शन के एक दिन पहले और फंक्शन के एक दिन बाद सब इकट्ठे होकर पीते हैं। पता भी कैसे होगा, तुम्हारे घर में कहाँ होता है ये सब? वो आज कुछ हल्के से बोली। चलो तुम भी देखो आकर, हो सकता हो देवर जी भी वहीं हो। वो बोली तो गौरांगी के दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ। हो क्या होगा ही, 1 मिनट आराम नहीं है इस आदमी को, वो खुद से ही बोली, फिर खुद पर ही गुस्सा सी हो गई। बेफालतू में छोड़कर आई उसे, अब तो गुस्से में ज़रूर गया होगा। भाई मेरी वाली मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं देती आजकल, अनिमेष जिसे चढ़ चुकी थी अर्धांग से बोला। आपकी वाली है तो भाई, मेरी मेरी तो किसी ने शादी का सोचा भी नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरी वाली है, आशीष दुखी होकर बोला तो अर्धांग ने उसे घूरा। संभालना सीख लेते तभी पीना सीखते, वो संभल कर बोला। हालांकि नशा उस पर भी तारी थी, पर वो उन दोनों की तरह बहकता नहीं था। भाई आप ना बहुत स्मार्ट हो भाई, अगर मैं लड़की होता तो पक्का आपसे ही शादी करता। आशीष, जो अब नशे में उससे डर भूल चुका था, उसके कंधे पर सर रख कर बोला तो अर्धांग ने उसका सर थपथपा दिया। क्या बोल रहा है कम उम्र के मेरे छोटे चाचे, पागल है? अगर तू लड़की होता तो अब तक इसके गुस्से से पागल होकर खुद पर मिट्टी का तेल डालकर फांसी पर लटक कर जहर से मर जाता। मुझे ना कभी कभी गौरांगी को अवार्ड देने का मन करता है, इसे झेलने के लिए, सबके लिए इसने इतना कुछ किया, यहाँ तक जान तक देने को तैयार हो गया, पर जब वो इसे मिली तो जितना गुस्सा, लड़ाई, दादागिरी था, सब उस पर निकालता रहता है। बेचारी, तू बच गया मेरे भाई, बच गया। वो आशीष की तरफ देखकर बोला और खाली ग्लास मुंह में लगा लिया। भाई ये खाली है तो? अर्धांग उसकी तरफ देखकर बोला। भरना भाई भर, तेरे साथ पीने का अलग ही मजा है। वैसे एक बात बता, तेरी वाली नाराज तो नहीं होगी तुझे ऐसे देखकर? मैं नाराज हूँ उससे? अर्धांग अपनी आंखें जो बेहद दिलकश हो चुकी थी उन्हें पूरी तरह से खोलकर अनिमेष को देखकर बोला। भाई, वो उसकी तरफ पैक बनाकर बढ़ाकर बोला। हाँ भाई, मुझे वो बहुत प्यारी है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, वो ना जाने किस एहसास से बोला तो अनिमेष ने उसकी तरफ संजीदगी से देखा। जानता हूँ भाई, और मैं चाहता हूँ तुझे उसकी आदत और हो जाए, इतनी कि इन सब मतलबीपन से तू बाहर आ जाए। और 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 अब चलो सो जाओ। वो आगे कुछ बोलता तब तक सोना आगे आकर उसके हाथ से ग्लास लेकर बोली। मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तुम मुझे मेरे भाई से दूर कर रही हो? अनिमेष नशे में हाथ उठाकर दार्शनिक अंदाज में बोला तो सोना ने उसे घूरा।
अभी के अभी चलो, वरना अगले 1 महीने तक कमरे से बाहर मिलोगे। नहीं, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। भाई, चलता हूँ। ये बेदर्द दुनिया हमारे प्यार की दुश्मन है। वो अर्धांग के गले लगकर रोकर बोला तो आशीष भी उनसे चिपक गया। दरवाजे पर खड़ी गौरांगी हैरत से उन्हें देख रही थी। उसके लिए ये सब नया था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जाओ, देवर जी को भी रूम में ले जाओ, वो अनिमेष को ले जाते हुए बोली, और आशीष तो वहीं पड़े सोफे पर गिर गया, तुरंत सो गया। ऑल द बेस्ट भाई, अनिमेष जाते जाते चिल्लाकर बोला तो गौरांगी आगे बढ़ गई। उसके पैरों की छन छन सुन अर्धांग ने उसे पलटकर देखा। असली नशा तो अब उस पर तारी हुआ था। उसने चेयर घुमाई और अपनी नशीली हो चुकी आंखों से सामने रूठी हुई अपनी जिंदगी को देखा। हरी साड़ी में लिपटी हुई, जिस पर छिटके हुए नग जो उसे सितारे जैसे लग रहे थे, उसमें लिपटी हुई गौरांगी कयामत ढाती हुई लगी। गुलाबी होठ, कजरारे नैन, नाक में नथ, हाथों में चूड़ियाँ जिनमें मेहंदी की सुर्खी उन्हें और खूबसूरत कर रही थी। साड़ी से झांकती हुई उसकी पतली गोरी कमर अर्धांग का दिमाग खराब और कर रही थी। दिल बगावत पर उतर आया था उसका। वो गहरी सांस लेकर एकदम से पीछे चेयर से लगा तो एकदम से उसके चेहरे पर दर्द उभर आया, जो गौरांगी ने झट से महसूस कर लिया। मन का हो गया हो सब कुछ, तो अब चलो। वो जल्दी से आगे बढ़ उसकी पीठ चेयर से हटाकर बोली। फिर आंखों में उतर आई फिक्र से उसने पीठ को चेक किया कि कहीं खून तो नहीं आने लगा। उसके यूं करीब आने से वो मदहोश सा हो गया। मन का तुम करने ही कहाँ देती हो, अर्धांग रूठा हुआ बोला, पर उसके एक्शन उससे मैच नहीं हो रहे थे। वो उसकी कमर पर हाथ डाल उसे करीब कर चुका था। छोड़ो, शर्म करो कुछ, वो पीछे लेटे आशीष को देखकर बोली। फिर उसने झटके से अलग होकर खड़ी हो गई। नहीं जाऊंगा, मुझसे ऐसे दूर रहोगी तो नहीं जाऊंगा कहीं, और फिर से ऐसे ही बैठूंगा। वो एक बार फिर चेयर की तरफ पीठ बढ़ाकर बोला तो गौरांगी बेबस सी हो गई। मार क्यों नहीं डालते मुझे एक ही बार में, गौरांगी गुस्से से उसका हाथ पकड़ उसे चेयर से उठाकर बोली तो वो खुद को ढीला छोड़ता हुआ उसकी बाहों में आ गया। शराब की हल्की हल्की महक गौरांगी को महसूस हुई तो कुछ उसे सहन नहीं हुआ। उसने मुंह घुमा लिया। मेरी तरफ देखो ना, वो इसरार कर बोला। चलो रूम में, गौरांगी उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए बोली। मोहब्बत कभी कभी गुस्सा भी नहीं होने देती और इंसान को बेबस कर देती है। ये बात आज गौरांगी को अच्छे से समझ आ रही थी। ऊपर आकर जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा बंद कर पीछे मुड़ी, उसी दरवाजे से सट गई, क्योंकि अर्धांग उसी के करीब होकर उसके दोनों तरफ हाथ रखे अपने कातिल निगाहों से उसे देख रहा था। माथे पर बिखरे बाल, नसीली हो चुकी ग्रेनिश आंखें, सुर्ख होठ लिए ब्लैक शर्ट पहने जो उसने उसकी शर्ट खराब हो जाने के बाद निकाल कर रखी थी। उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो बिखरा बिखरा सा उसे जुनून से देख रहा था। गौरांगी का दिल धड़क उठा। वो वाकई कातिल ही था और जिद्दी भी। नाराज हो, अर्धांग उसके गाल पर अपने होठ रख कर बोला तो गौरांगी सिमट गई। हटो, वो अपने जज्बात समेट कर बोली, क्योंकि वो उसे कमजोर कर रहा था। नहीं, मन नहीं है, मन होता ही नहीं मेरा तुमसे दूर रहने का। अर्धांग उसकी कलाई पकड़ खुद के कंधों पर रख कर बोला। सॉरी, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए, और आगे से मैं अपना ध्यान रखूंगा। प्लीज मान जाओ ना, देखो ना मेरी तरफ। अर्धांग अब धीमे धीमे उसके गालों पर होठ फिरा कर बोल रहा था। रहने दो, करते तो हमेशा अपने मन की ही हो, हमेशा, और बोलते भी हो। मानी तुमने मेरी बात, बोल कर गई थी ना आराम करो। लास्ट तक आते आते उसकी आवाज़ रूंध सी गई थी। सब करूँगा, बस मुझसे रूठा मत करो, वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला। चाहे तो चेक कर लो, तुम करीब आओ इसलिए बस हल्का सा चेयर से टिका था, और तुम्हें तुरंत गुस्से से अनुप्रिया के रूम से भी उठा के नहीं लाया, ध्यान रखा ना मैंने, गुस्से में भी। वो बच्चों सा बोला तो गौरांगी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी सिमित सी मुस्कान आ गई। बड़ा एहसान किया है, वो नज़र झुकाकर बोली। एहसान तो तुम मुझ पर कर दो ना, देखो अपने पति को यूं तड़पाते नहीं हैं। वो खुद पर उमड़े हुए उसके रूप और शराब के नशे में दिल खोलकर बोला तो गौरांगी उसकी खुली हुई शर्ट कंधों से उतारी और बेड पर बिठाकर उसकी पीठ की तरफ देखने के लिए घूमकर पीछे बैठ गई। दर्द हो रहा है, वो भरी हुई आंखों से उसके जख्म को देखकर बोली।
हाँ, पर जख्म से नहीं, तुम्हारे रोने से ज़्यादा हो रहा है। मैं कहाँ रो रही हूँ, देखो, वो अपने आंसू पोंछ कर बोली तो अर्धांग पीछे पलट गया। इतना प्यार करती हो मुझसे, इसलिए मेरा ये हाल है और ज़िद्दी बना दिया है तुमने मुझे। हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है, तुम तो मुझसे मिलने से पहले बड़े शरीफ थे। पता नहीं क्या था, कभी सोचा नहीं, पर अब क्या हूँ ये जानता हूँ। पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारे लिए, और तुम हो उसे और बढ़ावा देती रहती हो। अच्छा, हर बात में मैं ही गलत हूँ? हाँ बिल्कुल, ये नहीं, गले लगा लो मुझे, 2-4 किस दे दो ताकि कुछ तो बेचैनी कम हो मेरी, दूर-दूर रहती हो मुझसे। तुम्हें चोट लगी है, तो? वो यूँ बोला तो गौरांगी फटी-फटी आँखों से उसे देखने लगी। मुझे ही देना था इसे, एक नंबर का ज़िद्दी, अकड़ू अड़ियल, और जो भी उसके मन में उस टाइम आया वो खुद से ही बोली। सुन लिया है मैंने, पर अब फंस चुकी हो मेरी जान, हर जन्म के लिए। वो ऐसे बोला जैसे उसके मन की बात सुन ली हो। मेहंदी बहुत खूबसूरत है, मेरा नाम नहीं लिखा? वो उसकी हथेली को चूम कर बोला। फिर खुद ही उसमें अपना नाम देखने लगा। सुंदर सी बेल की लय में लिखा उसका नाम उसे तुरंत दिख गया। अर्धांग देखकर वो मुस्कुरा दिया, गालों में पड़े हुए डिंपल उसे और सुंदर कर गए। वो उसे देखने लगा। कितना अच्छा लगता है इन छोटी छोटी बातों से, उसे आज महसूस सा हुआ, दिल धड़क उठा उसका। मैं तो बिखरा हुआ ही था और बिखरना चाहता भी हूँ तुम्हारी बाहों में, ताकि तुम मुझे समेट लो। मैं बहक कर खुद का ध्यान भले ही ना रखूं, पर तुम रख लेती हो, यही काफ़ी है मेरे लिए। नहीं होता मुझे अपने जख्मों पर दर्द, क्योंकि हर दर्द की दवा हो तुम मेरी। मेरा गुस्सा जिद सब तुमसे ही है, क्योंकि मैं ही तुमसे हूँ। वो कुछ यूं संजीदगी से बोला कि गौरांगी ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और संभाल कर उसकी पीठ पर हाथ रख उसे खुद में भींच लिया। यूं चोट ना पहुंचाया करो खुद को, तुम्हारे जिस्म की हर चोट मेरे दिल पर घाव करती है। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मुझे मेरा ये जिद्दी पति कितना प्यारा है। वो आंखों से गिरते हुए आंसुओं को बहाकर बोली तो अर्धांग तड़प उठा। नहीं करूँगा आगे से कुछ ऐसा। वो उसके सीने से लग उसके गले पर अपने होठों से जुनून से चूम कर बोला तो गौरांगी पीछे तकिए पर झुकती चली गई। हार जाती है वो उससे हमेशा से ही, पर हर बार जीत फिर भी उसकी ही होती है। संभाल कर, अगर चोट दुखी तो सोच लेना, अगले 10 दिन तक गले तक नहीं लगाऊंगी। वो भरे हुए आंसुओं में भी उसकी बेकरारी से की जाने वाली जल्दबाजी पर उससे हार कर मुस्कुरा कर बोली, हाँ। वो जल्दी से उसके लबों को चूम लिया। उसके बाद वो होश में नहीं रहा, पर गौरांगी टेंशन में और उसके एहसासों के वार से बंद होती बार बार अपनी पलकों को जबरदस्ती खोल उसकी चोट का बराबर ध्यान रख रही थी। उसके बाद इस हल्की सी नोक झोंक के साथ वो बराबर अपने मन की करने की सोचता रहा और वो उसे संभालती रही। पति पत्नी के रिश्ते का यही रूप सबसे प्यारा होता है। अगर एक जिद्दी है तो दूसरा समझदार, एक कमज़ोर है तो दूसरा उसकी ताकत, एक बेहद है तो दूसरा उसकी हद। सुनो प्लीज, अब सो जाओ। वो उसके चेहरे को प्यार से पकड़कर बोली। अब उसने घड़ी की तरफ नज़र उठाकर देखा। सबसे ज़्यादा फिक्र तो उसे अर्धांग की थी। उसने एक पल भी आराम नहीं किया था आज। नहीं, वो जिद से बोला। प्लीज, वो उसे सीने से लगाकर बोली तो वो कमज़ोर पड़ गया। ऐसे गले लगाओगी तो कैसे कंट्रोल होगा मुझे? वो शरारत से बोला तो गौरांगी शर्म से सिमट गई, गाल सिंदूरी हो गए। जाओ, नहीं सुलाती। वो तुरंत चादर खींच पलट कर बोली तो वो तड़प उठा। नहीं, मैं सो जाऊंगा। वो जल्दी से बोला और आंखें बंद कर उसके सीने से लग गया। उसके बाद पहले से थकी हुई गौरांगी की भी आंखें कब नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। बारात निकल चुकी थी और यहाँ गहमा गहमी का माहौल इस कदर था कि सांस लेना भी मुश्किल था। सबसे ज़्यादा तो हलकान आज गौरांगी थी। पति देव की मेहरबानी से कल रात जो नींद उसकी पूरी नहीं हुई थी, उससे आज उसकी पलकें बोझिल होती रहीं। ऊपर से हंसी ठिठोली और दुनिया भर के काम के बाद उसे अर्धांग को भी आज टेंशन हो रही थी। सुबह जब वो उठा था तो उसकी ड्रेसिंग कर उसने दवाई खिला दी थी। तब से वो गायब है। जहाँ पूरा पंडाल सजाया जा रहा था वहाँ की जिम्मेदारी उसकी थी। अनिमेष हलवाई के पास ड्यूटी पर और आशीष को जो चाहे वो नचा रहा था। कोई मैचिंग चूड़ी लाना भूल गया था, कोई झुमके, पार्लर वाली को लाना, सारे मेहमानों को जो ट्रेन से यहाँ आए थे उठाकर उनके बच्चों और सामान के साथ घर पर ससम्मान लाना। बेचारा पागल सा हो गया था।
आज रह रह कर गौरांगी को उसे देख कान्हा की याद आ रही थी। घर के सबसे छोटे बच्चे को यही जिम्मेदारी दी जाती है। ऊपर से बीच बीच में घर के बड़े भी उसे इधर उधर भेज रहे थे। शाम हो चली थी। गौरांगी अर्धांग का फोन लगाने ही वाली थी जब उसकी नज़र सामने से आते अर्धांग पर पड़ी। पसीने से भीगी हुई टी शर्ट मुंह लाल किए हुए वो अंदर आया। गौरांगी पानी, वो कुछ कहती उससे पहले ही वो बोलकर आगे बढ़ गया। वो जल्दी से पानी लेकर ऊपर आई। कहाँ थे, कुछ खाया है कि नहीं? गौरांगी जल्दी से उसे पानी देते हुए बोली तो अर्धांग उसे देख उसके सीने से लग गया। हटो और नहा लो, पसीने से बिल्कुल नहाए हुए हो। तो चलो ना, साथ में नहाते हैं। नहीं, मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करो। कल की मेहरबानी अभी भी मुझ पर भारी पड़ रही है। ऐसी मेहरबानियों की आदत डाल लो, अब मैं रोज ही करूँगा। वो शरारत से बोला। दर्द तो नहीं हो रहा है ना चोट में? नहीं हो रहा, दवाई तो दी थी ना तुमने मुझे रात को। वो बोला तो कैजुअल था, पर उसकी आंखों की शरारत देख गौरांगी समझ गई कि वो क्या बोल रहा है। कुछ और भी सोच लिया करो कभी। नहीं, मेरा यही सोचने का मन है, बोल वो उसके लबों की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, चलो नहा लो, कपड़े निकाल रही हूँ तुम्हारे पहनने वाले, बोल वो उसकी टी शर्ट निकाल उसका घाव देखने लगी। सब तैयार हो चुके थे। बारात बस आने ही वाली थी तो चाची अम्मा द्वार पूजन के लिए तैयारी के लिए सरोजनी और बाकी सबके साथ वहीं थी। अनुप्रिया के पास सारी लड़कियों का जमावड़ा था। अनिमेष और आशीष भी तैयार होकर घूम रहे थे। बस अर्धांग गायब था। अब तक ऐसे ही घूम रहे हो? गौरांगी ऊपर आकर बोली। जहां अर्धांग हाथ में मोबाइल लिए बहुत गंभीरता से घूम रहा था, सिर्फ ट्राउजर पहने, ऊपर कुछ भी नहीं। उसकी आवाज़ सुन उसने नज़र उठाकर उसे देखा। बेहद खूबसूरत लाइट ब्लू कलर के लहंगे और उसी की मैचिंग चूड़ी में वो लहंगे की चूनर को सर से संभालती हुई उसके दिल में उतरती चली गई। सुर्ख लिपस्टिक से सजे होठ, चेहरे पर झूलती हुई लट, बड़ी सी नथ और आंखों में उतरी लाली। अर्धांग धीमे से आगे बढ़ा, मोबाइल वहीं से बेड पर फेंक उसकी तरफ सोखी से देखा तो गौरांगी उसके आंखों के रंग तुरंत समझ गई। वो एक कदम पीछे हुई तो अर्धांग ने आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ खुद के करीब कर लिया। सुनो ना, बारात दरवाजे पर है और मैं पूरी तरह तैयार हूँ, प्लीज, वो इसरार कर बोली, पर दिल उसका भी जानता था वो मानने वाला नहीं है। एक पल में ही वो उसे गोद में उठाकर बेड पर आ गया तो उसने पलकें झुका ली। उसके लबों को चूमता हुआ वो उसके सर से पल्लू गिरा चुका था। जूड़े में लगे हुए गजरों के कुछ फूल बिखर चुके थे और वो उसके सीने से लगा सुकून महसूस कर रहा था। तभी उसके हाथों की हरकत हुई और उसकी मनसा समझ गौरांगी ने झट से आंखें खोली। मुश्किल से उसे खुद से अलग कर उसने उसका चेहरा हथेलियों में भर लिया। फिर अपनी भरी हुई सांसें संभाल कर बोली, सुनो ना, अब बस तैयार हो जाओ ना। जरूरी है क्या? पर मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। वो उसके सीने से लगकर आंखें मूंद कर बोला। आज पहन लो ना प्लीज, मुझे पसंद नहीं है। कोई शर्ट निकाल दो ना अच्छा सा, ताकि फिर पूरे गांव की लड़कियां तुम्हें ही देखें, क्योंकि आप तो लग ही अलग रहे होंगे सबसे। वो हल्दी वाले दिन का याद कर कुछ जलन से बोली। कुछ भी मत बोला करो, कौन देखता है मुझे? वो बोला तो गौरांगी को कोई जवाब आया ही नहीं। बस दिमाग में वृंदावन से लेकर यहाँ तक कि सारी लड़कियों के उसके ऊपर किए गए कमेंट याद आ ही गए। यही पहन लो, वो अपने ख्यालों से बाहर आकर बोली। नहीं पहनूंगा। उसके पहलू से वो निकल कर खड़ी हुई तो वो औंधे मुंह लेटे हुए कुछ रूठा हुआ सा बोला। गौरांगी को जी भर कर प्यार आया उस पर। वो तुरंत आगे बढ़ी और उसके चेहरे के हर नब्ज को प्यार से चूम लिया। प्लीज़, वो बोली तो अर्धांग उसके यूं करने से जो मुस्कुरा रहा था उठकर तुरंत खड़ा हो गया। अब ऐसे बोलोगी तो ज़रूर पहन लूँगा। अर्धांग बोला तो गौरांगी गहरी सांस लेकर खुद को आईने में देखने लगी। 1 घंटे की सारी मेहनत जो नेहा ने उस पर की थी वो पानी में जा चुकी थी। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती हुई खुद को संवारने लगी। भाभी जल्दी चलिए, बारात आ गई है। नेहा धड़ाम से दरवाज़ा खोल अंदर आकर बोली, फिर सामने अर्धांग को देख एकदम चुप हो गई। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एकदम हड़बड़ा कर बोली। जहाँ तक मुझे पता है ये मेरा कमरा है। अर्धांग पलट कर बोला तो नेहा झेप गई। भाई, आपने कुर्ता पहना है, कमाल लग रहे हो भाई। थैंक यू, तुम भी अच्छी लग रही हो, वो बोला तो नेहा तुरंत खुश हो गई। गौरांगी ने पलट कर देखा, वाकई उस पर वो मेहंदी कलर का कुर्ता बहुत फब रहा था। इस पर सब क्यों इतना अच्छा लगता है, वो खुद से ही बोली।
गौरांगी रुमाल दो, वो बोला तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। नेहा उन दोनों को बुलाकर बाहर चली गई। वो दोनों भी उसके बाद बाहर आ गए और वाकई उसके ऊपर पड़ी हुई हर निगाह कुछ देर तक उस पर रुकती ज़रूर, और ये बात गौरांगी ने महसूस भी की। बारात का स्वागत होने के बाद खाने पीने का दौर शुरू हो गया। उसके बाद जयमाल फेरों तक का टाइम कब पूरा हुआ पता ही नहीं चला। ब्रह्मा मुहूर्त में फेरे होने के बाद चाची अम्मा के अन्य रीति रिवाजों का दौर शुरू हुआ, जो सीधा विदाई तक आ गया। माहौल भारी हो गया। सखी सहेली, घर परिवार और गांव की गलियां, हंसी ठिठोली, वो गुड्डे गिड्डियों के खेल, सब अनुप्रिया के आंखों में आंसू बनकर बहने लगे। एक सच जो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, जीवन की गृहस्थी में उसका पति उसके दिल की सबसे बड़ी अनमोल निधि बन जाता है। पर फिर भी बचपन से लेकर किसी की दुल्हन बनने तक का जो वक्त होता है ना, वो वक्त कहीं किसी छोटे से उस संदूक में हमेशा के लिए बंद हो जाता है, जिससे कभी एक नन्ही सी गुड़िया का पूरा संसार भरा हुआ रखा होगा, जो एक लड़की खुद अपनी शर्तों पर बनाती है। और वो संदूक जब भी खुलता है, मन करता है जैसे एक बार फिर हम उसी रूप में आ जाते, जब हम बिना किसी के लिए सोचे सिर्फ अपने लिए सोचते। अनुप्रिया माहौल को नम करके पिया घर विदा हो चुकी थी। जिस हवेली में कल तक रौनक थी, वहाँ कुछ देर के लिए शांति पसर गई थी। जो रावण चाची अम्मा को जबरदस्ती मंदिर की तरफ लेकर चले गए, वो कुछ ज़्यादा ही बेचैन थे। बाकी उसके बाद कुछ मेहमान जो पास पड़ोस के थे, आने जाने की व्यवस्था में आ गए। आशीष, अनिमेष, जिन्हें अभी सांस लेने की थोड़ी फुर्सत थी, वो फिर काम पर लग गए। शुक्र ये हुआ कि इस बार अर्धांग ने उनकी काफ़ी हेल्प कर दी। जो काम कुछ इस तरीके से करता, एक काम के साथ दो काम हो जाने का आइडिया निकाल देता। और वैसे कल उन सबको भी वापस जाना था। बहुत दिनों से रुके हुए काम अब ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते थे। इंसान की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है? अपनी यादों का बसेरा। वो जहाँ बना लेता है, उस जगह की यादें अनायास ही मन को भिगो जाती हैं। यही हुआ आज गौरांगी के साथ। सारा सामान उनका पैक होकर गाड़ियों में रखा चुका था और गौरांगी घूम घूम कर भरी हुई आंखों से उन जगहों को देख रही थी जहाँ उसकी कभी ना भूलने वाली यादें हमेशा के लिए बस चुकी थी। कितना अजीब होता है ये ईंट पत्थर से बने हुए निर्जीव मकान, कैसे जीवंत हो उठते हैं जब उनमें हमारे एहसासों की दुनिया बस जाती है। वो कमरा, वो छत का किनारा जहाँ उसके नए विवाहित जीवन की एक सुंदर शुरुआत हुई थी। वो बड़ों को देखते ही पल्लू खींच लेना, जिसके अंदर से चोरी चोरी सब देखना, वो हंसना, रात में बातें करना, सब जैसे यहीं छूट रहा था। इसलिए एक औरत को पानी की तरह माना गया है, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेती है। उसने पूरे कमरे को नज़र भर देखा। उसका इजहार, समर्पण, सब कुछ मीठी यादों की तरह वहीं पर सिमट चुका था। आंचल छोटा पड़ चुका था उसका उन यादों को ले जाने के लिए। हम फिर आ जाएंगे, वो धीरे से उसे बाहों में भरकर बोला तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई। सच में मैंने आज तक तुम्हारी कोई इच्छा बाकी रखी है? अर्धांग उसके माथे को चूम कर बोला तो वो रो पड़ी। गौरांगी, वो तड़प कर बोला। भारी मन से गौरांगी ने चाची अम्मा को भी कसकर गले से लगा लिया। अरे दुल्हन, तुम्हारा ही तो घर है, कभी भी आ जाना, चाची अम्मा उसके गालों को सहलाकर बोली। अनिमेष के कहने पर आशीष भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ चल रहा था। गाड़ी में बैठकर भी गौरांगी एकटक खेतों, कच्ची सड़कों और उन मुंडेरों को निहारती रही जो उसे बड़े मन भावन लगते थे। सोचा ना था कि यहाँ बिताए कुछ दिन ऐसे उसकी ज़िंदगी के सबसे अच्छी यादों का हिस्सा बन जाएंगे। उसने गाड़ी चलाते हुए अर्धांग के कंधे से सर टिका लिया तो अर्धांग ने संभाल कर उसे एक हाथ से अपने आगोश में समेट लिया। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपने घर की तरफ नज़र घुमाई। कान्हा गेट पर ही था, दौड़कर उसके गले लग गया। गौरांगी दीदी, कितना याद किया हम सब ने आपको, कान्हा चहक कर बोला तो उसके पीछे गाड़ियों की आवाज़ सुनते ही सारी मंडली बाहर निकल आई। कुलवंती, अभियंता और घर के बड़े पहले ही आ चुके थे। बस बचे थे तो सोना, अनिमेष और आशीष, अनुराधा, सुप्रिया और दरवाजे पर खड़ी प्रिया, जो मोहल्ले की लाज में बाहर नहीं आई पर वहीं से हाथ हिलाकर गौरांगी का वेलकम कर रही थी। माँ बाबूजी कैसे हैं? और बुआ और चाचा चाची? गौरांगी एक सांस में पहले बोली, फिर घबरा गई। तुम लोग सब एक साथ कहीं वो लोग आ गए तो?
अरे मेरे हीरो की हीरोइन सब मंदिर गए हैं, पिया जी के प्यार में ये भी भूल गई। आज सोमवार है, सब मंदिर जाते हैं इस दिन एक साथ। अनुराधा हाथ नचाकर बोली। तो पहले तो गौरांगी ने चैन की सांस ली, फिर उसके सर पर एक टिप मारी। सुधर जा सुधर जा। जो सुधर जाए वो अनुराधा नहीं। वैसे कैसा रहा गांव का सफ़र? सुप्रिया तुरंत बोली। बहुत अच्छा। पता है वहाँ का माहौल ही एकदम अलग था। अच्छा क्या वहाँ? सुनिए जी स्वामी, जल ग्रहण कर लीजिए, भोजन बन चुका है। परोस तो स्वामी, आप तनिक रुक जाइए, आप थक गए होंगे, आपके चरण दबा दूं। लाजवंती टाइप माहौल था क्या? अनुराधा एक्शन करके बोली। तो वहाँ खड़े आशीष की पहले तो नज़रें उस पर रुकी, फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये नमूना कौन है? अनुराधा धीमे से बोली। चुप, कुछ भी देख तो लिया करो। गौरांगी ने एक बार को उसे आंखें दिखाई। मैं मिलवा देता हूँ साली साहिबा। अनिमेष आशीष के गले में हाथ डालकर बोला। समझ नहीं आएगा अनुराधा, ये हमारे कम उम्र के चाचा हैं? इस बार उन तीनों ने एक साथ देखकर तुरंत कहा। पीछे गाड़ी से टिक कर खड़ा अर्धांग उन सब की बकवास को कब से झेल रहा था और गौरांगी को भी नोट कर रहा था, जो उसे भूल अपने में ही उलझी हुई थी। हाय हैंडसम, वो उसे देखते ही चहक कर बोली। तो अर्धांग के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान सज गई। अब तो जीजा बोल दे कमीनी, सुप्रिया दांत पीस कर बोली। जीजा होगा तेरा, नियत खोर कहीं की। अंदर आकर बात कर लो, घर की बहू में यूं गली में खड़ी अच्छी नहीं लगती। कुलवंती जो बहुत देर से उन सब का वेट कर रही थी, आखिर बाहर आकर बोली। तो सब एकदम शांत हो गए। डरो मत, हम ललिता नहीं है जो खाली ढकोसलों में पड़े। बतिया सकते हो अपनी बहन से, पर अंदर आकर बात कर लो। अच्छा तो ये सिखाया जा रहा है मेरे बच्चों को? वो बोल ही पाई थी कि पीछे से आई ललिता की आवाज़ सुन सब उस तरफ एक साथ मुड़ गए। जगमोहन जी किसी काम से मंदिर में ही रुक गए तो माहौल बनना तो पक्का था। वसुधा ने एक बार नज़र उठाकर गौरांगी को देखा। पीली बनारसी साड़ी पहने, 16 श्रृंगार किए, चेहरे पर अनोखी चमक। एक बार को तो उनका मन अंदर तक भर आया। पर पति और बेटी के मध्य आज उन्होंने फिर पति को ही चुना। वो मौन रही, गौरांगी के छलक आए आंसुओं को देखकर भी। हो गया कांड। आज सुपर्णखा मूड में है बुआ, उनके भाई भी मौके से गायब है, तो आग लगा देंगी आज। कान्हा बोला, फिर बड़ी शांति से वहीं टेक कर आगे के माहौल का अवलोकन करने लगा। जवान संभाल कर ललिता, समधी हैं हम तुम्हारे। कुलवंती तंज से बोली। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं ना मानती। मानो या ना मानो, जो सच है वो सच है। कुलवंती बोली तो ललिका अंदर तक सुलग गई। उसके बाद शुरू हुआ बातों का युद्ध, यानी कि घर वापसी का स्वागत तो बनता था। ये क्या हो रहा है भाभी, ये आपके घर वाले हैं ना? आशीष कुछ खिसक कर गौरांगी के पास आकर बोला। नए हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। वो तो बोल ना पाई, कान्हा उसके कान में घुसकर बोला। वैसे मुझे लगा था गांव में ही औरतें ऐसे लड़ती हैं, यहाँ भी। चलो अच्छा है, घर जैसा ही फील होगा। वैसे ये तुम्हारी बुआ हैं? हाँ क्यों, लगती नहीं क्या? अनुराधा तुनक कर बोली। तुम्हें देखकर तो पक्का लगता है कि ये तुम्हारी बुआ है। वो उस पर नज़र घुमाकर बोला। रेड बंद गले की कुर्ती, नीचे जींस, बालों की पूनी। वो वाकई काट खाने की हद तक उसे घूर कर देख रही थी। आशीष मुस्कुरा उठा। कृष्ण राधा की इस मनमोहक नगरी में उसका ये स्वागत उसे बड़ा प्यारा लगा था। बात बढ़ते देख कुलवंती और ललिता को खींचकर अंदर ले जाया गया। रात हो चुकी थी। एक बार फिर मंदिर में घंटियों की आवाज़ से पूरा माहौल फिर पुराना सा लगने लगा था। वही आमने सामने का घर, वही गली और वही छत। अर्धांग कब से खड़ा हुआ एक टक बेड पर सो रही गौरांगी को देख रहा था। 2 दिन हो गया था उन्हें इटावा से आए हुए। पहले एक दिन तो घर और किचन की साफ सफाई में चला गया तो उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा दिन गौरांगी ने अपना वो छोटा सा रूम बड़े प्यार से सजा लिया, तब भी वो कुछ नहीं बोला। आज वो उससे बोल कर गया था कि वो सोएगी नहीं, पर वो जैसे ही वापस आया तो देखा वो सो चुकी थी। और अब तो अर्धांग अर्धांग ही था। एक तो वैसे ही उसे रात में जल्दी नींद वैसे भी नहीं आती थी, ऊपर से आज वो बढ़ते हर पल के साथ गुस्सा होता ही जा रहा था। ऐसा नहीं था गौरांगी ने उसका वेट नहीं किया, वो आज उसी के कपड़े सेट कर रही थी अलमारी में। उसके बाद उसने उसके लिए खाना बनाया और छत पर आई। ना जाने किस पहर उसकी नींद लग गई, उसे खुद ही पता ना चला। वो उसके लिए तैयार भी हुई थी, ब्लैक शिफॉन साड़ी और उसके साथ लाल चूड़े में उसका वो नाजुक वजूद कुछ ज़्यादा ही कहर ढा रहा था।
और ये बात अर्धांग को और भी गुस्सा दिला रही थी कि वो इस कदर खूबसूरत लगकर भी कैसे सो सकती है। रात के एक पहर बाद जब गौरांगी ने करवट ली, चूड़ियों से हुए शोर से वो कुछ नींद में झुझलाई। फिर कुछ याद आते ही उसकी पलकें झट से खुल गई। उसने बेड पर देखा, अर्धांग वहाँ नहीं था और जैसे ही पलटी तो एकदम से उसका गला सूख गया। सामने उसके प्राण प्रिय पति दरवाजे से टिककर खड़े हुए ना जाने कब से उसे ही देख रहे थे। आंखों की बढ़ी हुई लालिमा को देख उसने घड़ी की तरफ देखा। 1 बज चुका था। कमरे में फैली हुई हल्की नीली सी रोशनी में उसके माथे पर फैले हुए बाल, ग्रे शर्ट और वाइट पैंट में वो बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे उसने शाम को जाते समय उसे देखा था। सुनो, वो जल्दी से बेड पर उठकर उसकी तरफ बढ़कर बोली। तो अर्धांग जैसे उसी बात का वेट कर रहा था, एक झटके में रूम के दोनों दरवाजे आवाज़ करते हुए बंद किए और गौरांगी की आंखें एकदम बंद हो गई। वो धीमे से दरवाज़ा खोल बाहर आई तो अर्धांग छत की रेलिंग पर हाथ रखकर झुका हुआ खड़ा था। सुनो ना, मैं धोखे से सो गई थी। वो चुप रहा। प्लीज़ सुनो ना, खाना भी नहीं खाया होगा ना तुमने, ले आऊँ? वो हिम्मत कर बोली। कल के कल सामान पैक करो तुम, क्योंकि यहाँ रहकर तो तुम्हें कर्मयोगी बनना है। बाहर चलोगी साथ में, फिर देखता हूँ कहाँ काम मिलेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ ना कुछ निकाल ही लोगी कहीं भी। और मुझसे खाना मत पूछो, क्या ही ज़रूरत है मेरे लिए कुछ करने की। पहले घर का काम करो फिर सो जाओ। वो एकदम पलट कर बोला। तो गौरांगी ने भरी हुई आंखों से उसे देखा। गलती से हो गया था, वो धीमे से बोली। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने ये सोचा कि शादी के बाद मैडम को सिर्फ मेरे कामों से मतलब होगा। वो एक बार फिर चीखा और पलटकर खड़ा हो गया। गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। गौरांगी ने तुरंत उसको पीछे से बाहों में भर लिया। अर्धांग की पलकें ना चाहते हुए भी बंद हो गई, पर फिर भी वो अड़ा रहा। गुस्सा मत करो ना, मैं अनजाने में सो गई थी। वो उसकी पीठ से माथा लगाकर बोली, फिर उसे अपनी तरफ पलटने की कोशिश करने लगी। जाओ सो जाओ। नहीं सुनो ना, वो जब उसे अपनी तरफ पलट नहीं पाई तो उसके सामने आकर तड़प कर बोली। जानती थी उसे, वो खुद से मानता नहीं था। वो जब तक वो उसे मना नहीं लेती और उसका गुस्सा बस उसका आसपास रहना ही दूर कर सकता था। अगर वो अभी उससे दूर हुई तो कयामत होना तय था। इतना पजेसिव था वो उसके लिए। शायद हर रिश्ते की कमी वो उसी में ढूंढता था, इसलिए उसका थोड़ा भी इग्नोर करना उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। कहीं इनका रूठना मनाना और इनकी प्यारी सी नोक झोंक आप लोगों को बोर तो नहीं कर रही है? वैसे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये कहानी को इतना ज़्यादा खींचती ही नहीं है कि दर्शक बोर हों। बाकी अभी आप लोगों को कहानी में और भी बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे, इसलिए कहानी के साथ जुड़े रहिए। और आशीष की अनुराधा के साथ जोड़ी कैसी लगेगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगती है आप लोगों की मेरे द्वारा लाई गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।